हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फोर्थ यूनिट है उसमें बेंजीन एंड एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? प्रारंभ में ये शब्द एरोमेटिक जो है दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम एरोमा, यानी कि सुहावनी गंध। तो प्रारंभ में जितने भी ये यौगिक जो होते हैं वो सुहावनी गंध युक्त होते थे, इसलिए इनको एरोमेटिक यौगिक के नाम से जाना गया था। परंतु बाद में ये पाया गया कि कई सारे यौगिक जो हैं इस श्रेणी के वो अत्यंत ही दुर्गंधमय होते हैं, परंतु फिर भी आज इनको एरोमेटिक यौगिकों के नाम से ही जाना जाता है। और प्रेजेंट डेफिनेशन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की है वो क्या है? बेंजीन और उसके सभी व्युत्पन्न वो एरोमेटिक यौगिक की श्रेणी में आते हैं। और इसमें भी बाद में और क्लासिफिकेशन या और उसमें मॉडिफिकेशन किया गया कि वे सभी यौगिक जो बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न है या जिसके गुण बेंजीन के समान होते हैं, विच शोज प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक दैट ऑफ बेंजीन, दे आर टर्म्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। और ये असंतृप्त यौगिक होते हैं, इनमें अनसैचुरेशन होता है, डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन एडिशन रिएक्शन। इनमें योगात्मक अभिक्रिया मुख्य रूप से न होकर के प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार के ये जो यौगिक हैं वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। और ये एलिफेटिक यौगिकों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक संरचना के द्वारा उनमें विभेद किया जा सकता है। अब इसके कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं? पहला बेंजीन स्वयं है, फिर उसके व्युत्पन्न में टोल्यूइन हम ले सकते हैं जिसमें बेंजीन के साथ मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, फिर जाइलीन ले सकते हैं जिसमें कि दो मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। अब ये जो दो मैथिल समूह है ये ऑर्थो पर भी हो सकता है, मेटा पर भी हो सकता है और पैरा पर भी हो सकता है। ये ऑर्थो मेटा पैरा अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जाइलीन्स हैं, एंडीन्स हैं, तो ये सारे कंपाउंड जो है एरोमेटिक यौगिकों की श्रेणी में आते हैं। अब इन एरोमेटिक कंपाउंड्स का नेमिंग किस तरह से किया जाता है? आप कुछ तो कॉमन नेम्स है, जैसे मैथिल बेंजीन, जिसमें बेंजीन वलय से मैथिल समूह जुड़ा हुआ है तो वो टोल्यूइन के नाम से जाना जाता है। यदि बेंजीन वलय से अमीनो समूह जुड़ा हुआ है NH2 समूह तो वो एनिलीन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से यदि बेंजीन वलय से OH समूह जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी बेंजीन तो वो फिनॉल के नाम से जाना जाता है। और मोनो प्रतिस्थापित एरोमेटिक यौगिकों में या मोनो प्रतिस्थापित बेंजीन में कौन सा समूह प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है उसके आधार पर भी नामकरण कर सकते हैं। जैसे इस यौगिक में ब्रोमीन प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है तो ये ब्रोमोबेंजीन, इसमें नाइट्रो प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोबेंजीन, इसमें प्रोपिल समूह प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है तो ये प्रोपिल बेंजीन के नाम से जाना जाता है। अब यदि बेंजीन वलय प्रतिस्थापी के रूप में सब्स्टिट्यूएंट के रूप में उपस्थित हो तो हम उसके लिए शब्द यूज में लेते हैं फिनाइल ग्रुप या फेनिल समूह। C6H6 बेंजीन है, इसमें से एक H सब्स्टिट्यूट हो जाए, माइनस हो जाए तो C6H5 ग्रुप जो है वो फिनाइल ग्रुप कहलाता है, और जिसको हम PH या इस तरह के साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और बेंजाइल ग्रुप या बेंजिल समूह जो है वो C6H5CH2 यानी कि इससे एक CH2 समूह और जुड़ा हुआ है तो वो जो समूह है वो बेंजिल समूह कहलाता है। अब द्विप्रतिस्थापित बेंजीन के व्युत्पन्नों में रिलेटिव पोजीशन के आधार पर हम तीन शब्द काम में लेते हैं: ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ऑर्थो मीन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन्स, यानी कि दो निकटवर्ती कार्बन पर हो, 1 और 2 पर प्रतिस्थापी हो तो वो ऑर्थो। When they are separated by one carbon, एक कार्बन से पृथक हो तो 1,3 प्रतिस्थापित होते हैं, वो मेटा कहलाते हैं। यदि दो कार्बन से पृथक हो रहे हैं, सेपरेटेड बाय 2 कार्बन, तो 1,4 प्रतिस्थापी हैं तो वो पैरा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें ये यौगिक है जिसमें एक परमाणु या परमाणु का समूह X प्रतिस्थापित है। ये फर्स्ट दो पोजीशन जो है एडजेसेंट वाली ये ऑर्थो, एक छोड़ करके ये जो दो हैं ये मेटा, और ये जो डायगोनली अपोजिट है दो छोड़ करके है वो पैरा स्थान है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये टोल्यूइन है, इसका हेलोजेनीकरण करते हैं
तो पैरा पोजीशन पर यहाँ पर 2 कार्बन छोड़ करके डायगोनली अपोजिट ब्रोमीन आ रहा है, तो ये है पैरा ब्रोमोटोलिन। इसी तरह से ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, निकटवर्ती एडजेसेंट कार्बन पर है। यहाँ पर एक छोड़ करके दूसरे पर है, तो ये मेटाजाइलीन है। और यहाँ पर डायगोनली अपोजिट है, तो ये पैरा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। यदि एल्डिहाइड समूह बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है तो बेंजल्डिहाइड, और इसमें पैरा पोजीशन पर 2 कार्बन छोड़ करके क्लोरीन है, तो ये है पैरा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। नाउ वी कम टू स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्थायित्व और संरचना के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यदि बेंजीन की क्रिया हम ब्रोमीन से नॉर्मल कंडीशन में कराएं तो योगात्मक अभिक्रिया होनी चाहिए, और इस तरह का योगात्मक उत्पाद ब्रोमीन के साथ बनना चाहिए। दोनों डबल बॉन्ड पे एक एक ब्रोमीन जोड़ करके दिस टाइप ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड शुड बी ऑब्टेन्ड, बट दिस इज नॉट फॉर्म्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब व्हेन इट इज ट्रीटेड विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, this type of substitution occurs and bromobenzene is obtained. तो ये सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, कैसे होता है, उसका क्या कारण है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन जो है या उसके व्युत्पन्न जो है वो मुख्य रूप से योगात्मक अभिक्रिया न दर्शा करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। नाउ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एज इंडिकेटर्स ऑफ स्टेबिलिटी। जो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा जो है उससे हम स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। जैसे सपोज एक कंपाउंड है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, ये साइक्लिक चेन ऑफ 6 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड, तो इसका हाइड्रोजनीकरण करें तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज 120 किलो जूल पर मोल। यदि 2 डबल बॉन्ड है इस रिंग में, 6 कार्बन की रिंग में, तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, तो इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 230 किलो जूल। और ये बेंजीन जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो इसमें 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन दिस केस इज 208 किलो जूल। इसके आधार पर तो क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए 120 है, तो इससे के 3 गुना यानी कि 360 किलो जूल होनी चाहिए, पर वो 150 के लगभग कम होती है। और ये एडिशनल स्टेबिलिटी जो है वो रेजोनेंस के कारण से होती है, क्योंकि बेंजीन में अनुनाद होता है, अनुनाद के कारण इस तरह का स्थायित्व होता है, जिसको अभी हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब बेंजीन का अनयूजुअल स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार का होता है। ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैव सेम बॉन्ड लेंथ। वैसे बेंजीन को यदि हम देखें तो इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जब कार्बन कार्बन के बीच में होता है तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और यदि डबल बॉन्ड होता है तो वो वैल्यू होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो इस हिसाब से बेंजीन में ऑल्टरनेट 1.54 1.34 स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए, परंतु वास्तव में पाया ये जाता है कि ऑल द 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। सभी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होती हैं, और उसका मान जो है वो ना तो 1.54 होता है ना ही 1.34 होता है, ये इसके इन बिटवीन होता है, दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्यों होता है, इसको अनुनाद के द्वारा समझाया जा सकता है। अब इसमें क्या है, हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो sp2 संकरण अवस्था में होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, तो ऑल 6 कार्बन एटम्स दे शुड बी इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। सभी 6 कार्बन जो है उनकी संकरण अवस्था sp2 होनी चाहिए, यानी कि उसके पास 3 संकरित कक्षक होने चाहिए, और वो जो 3 संकरित कक्षक हैं वो 120 डिग्री कोण पर उपस्थित होते हैं। तो उनमें इस प्रकार का जो है वो संरचना होनी चाहिए। सभी 6 कार्बन जो हैं वो sp2 संकरित होने के कारण एक ही तल में होते हैं। अब 3 में से एक sp2 संकरित कार्बन जो कक्षक है वो निकटवर्ती sp2 संकरित कार्बन के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेता है।
और एक sp2 कक्षक कार्बन का जो है वो हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ समाक्षी अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेता है। तो ये जैसे ये कार्बन है, इसमें एक यहां पर दो तो कार्बन के साथ अतिव्यापन कर लिया और एक ने हाइड्रोजन के s के साथ अतिव्यापन कर लिया। तो इस तरह से ये सिग्मा बंध बन जाते हैं। तो इसमें 6 सिग्मा बंध तो कार्बन कार्बन के बीच में और 6 सिग्मा बंध कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होते हैं। मीन्स ओवरऑल 12 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन मॉलिक्यूल एंड इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। और इसमें जो कार्बन 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 बॉन्ड एंगल का मान जो है, क्योंकि sp2 संकीर्ण है तो वो 120 डिग्री होना चाहिए। अब क्योंकि sp2 संकीर्ण है तो हर एक कार्बन के पास एक एक असंकृत p कक्षक है जो कि तल के ऊपर व नीचे उपस्थित है। और अब इनमें क्योंकि ये असंकृत p कक्षक है जो कि तल के ऊपर नीचे है और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अब कोलेटरल ओवरलैपिंग या समपार्श्वीय अतिव्यापन जो है वो संभव होगा और इस समपार्श्वीय अतिव्यापन के कारण से पाई बंध बनते हैं। अब जैसे हम इस कार्बन की बात करें तो ये p कक्षक इसके साथ भी अतिव्यापन कर सकता है, इसके साथ भी अतिव्यापन कर सकता है, तो कोई भी निकटवर्ती दो के बीच में, तो इसलिए डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो अलग अलग हो सकती है। ये इन दो कार्बन के बीच में भी हो सकता है, इन दो कार्बन के बीच में भी हो सकता है। ये वाला डबल बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। ये वाला डबल बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें अनुनाद पाया जाता है। डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो इसमें फिक्स नहीं होती है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, अनुनाद संकर है, जो कि इन दोनों संरचनाओं का मिला जुला रूप है। यानी कि इसमें जो द्विबंध है वो किन्हीं भी दो निकटवर्ती कार्बन के बीच में हो सकता है। तो इसको हम इस प्रकार से सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सर्कल जो है ये क्या है, ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अविस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन आव्र होता है, जिसको कि हम इस सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो the two benzene resonance forms can be represented by a single structure with a circle in the center to indicate the equivalence of the carbon-carbon bonds. तो क्योंकि हर एक कार्बन जो है वो उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इक्विवेलेंट होते हैं, तो इस कारण से ऑल द 6 कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम और इसका मान क्या है 1.397 टू बी मोर प्रिसाइज एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और बॉन्ड एंगल जो है वो सारे 120 डिग्री होते हैं और इस तरह से अणु के तल के ऊपर और नीचे ये पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र जो है वो उपस्थित होता है। समतल अणु है और उस समतल अणु के ऊपर और नीचे इस प्रकार का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र उपस्थित होता है। तो ये बेंजीन के कैकुले संरचनाएं हैं जिनको कि हम इन दो संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अनुनाद जो है वो होता है। Now aromaticity and the 4n+2 rule. एरोमेटिक जैसा शुरू में कहा कि बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न जो है वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, पर बाद में ये पाया गया कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें बेंजीन वलय नहीं है परंतु उनके गुण बेंजीन के यौगिकों के समान होते हैं, तो उनको भी हम नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक यौगिकों के नाम से जानते हैं। और उसको हम एक नियम है जो कि हुक्कल का नियम है, उसके आधार पर समझा सकते हैं कि यौगिक जो है वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो हुक्केल्स रूल जो है वो निर्धारित करता है कि जो यौगिक है चक्रीय यौगिक वो एरोमेटिक है या नहीं है। तो हुक्केल का नियम क्या है, सबसे पहले तो कंपाउंड जो है वो चक्रीय संरचना होनी चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेकेंडली इट शुड बी ऑलमोस्ट प्लेनर, जो अणु है वो लगभग समतल होना चाहिए। एंड कॉन्जुगेटेड थ्रू आउट, यानी कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, एंड इट हैज इज हुक्केल्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और हुक्केल्स नंबर क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां पर कि n कोई भी एक पूर्ण संख्या है 0, 1,
2 3 4 कोई भी हो सकती है। यदि 0 रखें तो 4n+2 यानी कि 2। यदि 1 रखें तो 6, 2 रखें तो 10, 3 रखें तो 14। तो 2 6 10 14 18 यदि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या इस आधार पर है, वो चक्रीय है, लगभग समतल है, और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है, तो वो जो यौगिक है वो हुकल के नियम के अनुसार एरोमेटिक यौगिक होता है। जैसे हम बेंजीन का ही केस लें, तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? पाई बंध इसमें 3 है, और एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 × 2 यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6। तो 6 है, इसका मतलब ये जो यौगिक है ये एरोमेटिक यौगिक होता है। अब बेंजीन के अलावा अन्य यौगिकों को हम इसे हुकल रूल के अनुसार किस तरह से एरोमेटिसिटी समझा सकते हैं, ये अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।